दोस्तों, आज के टाइम पे हेयर्स फॉल और हेयर्स थिनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यंगस्टर में मेजरली देखा जा रहा है। क्या आपको पता है ये इसके रीज़न क्या है? क्यों हेयर्स फॉल होते हैं, क्यों हेयर्स थिनिंग होते हैं? जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि इसके रीज़न क्या है। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, विटामिन हमारे हेयर्स के लिए ज़रूरी होते हैं और कैसे हम अपने हेयर्स को हेल्दी रख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देख रहे हैं फार्मेसी दुनिया। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने इस चैनल पर अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हेयर्स थिनिंग और हेयर्स फॉल के प्रॉब्लम के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हेयर्स की स्ट्रक्चर क्या है, ताकि हमें इसे और अच्छे से समझने में आसानी होगी। दोस्तों, अभी आपके स्क्रीन पे हेयर्स का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसमें आपको मेजरली ये दिख रहा होगा कि एक पेपिला है, पेपिला कन्वर्ट होकर एक बल्ब बना है और जहाँ से कि हेयर्स स्किन के थ्रू बाहर निकलता है। और साथ में लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा कि सीथ, हेयर सीथ। और दोस्तों, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको हेयर फॉलिकल बोला जाता है। राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा हेयर्स का सीबेशियस ग्लैंड और प्लस में आपको स्वेट ग्लैंड दिख रहा होगा। अब दोस्तों, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हेयर्स हमारे शरीर पे होते क्यों हैं। दोस्तों, हेयर्स हमारे शरीर पे ऑल ओवर बॉडी में होता है। ये एक तरीके से एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन का काम करता है। और साथ ही ये हमारे जैसे नोज़ के अंदर हमारे जो हेयर्स होता है, ये हमें फिल्टर का काम करता है, ताकि कोई डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के अंदर ना जाए सांस के माध्यम से। दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हेयर्स जो होता है, जो हेयर्स फिलामेंट होता है, जो बाहर वाले जो हेयर्स होते हैं, दोस्तों उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है मेडुला, कोर्टेक्स और क्यूटिकल। जो मेडुला पार्ट होता है वो सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है, मान के चलो ये हेयर है, ठीक है दोस्तों। इस हेयर के जो सबसे अंदर वाला पार्ट होगा ना, उसमें एयर भरा रहता है, उसको बोलते हैं मेडुला। जो बीच वाला पार्ट होता है ना, उसको बोला जाता है कोर्टेक्स, जिसके अंदर पिगमेंट्स होता है। और कोर्टेक्स वाला पार्ट है दोस्तों, जिसके हेयर्स में अगर एयर की मात्रा ज़्यादा हो जाता है और पिगमेंट कम हो जाता है, उसके हेयर्स वाइट हो जाते हैं। नॉर्मली वाइट हेयर को वाइट नहीं कहा जाता है, इसको ब्राउन कहा जाता है। जो बाहर वाली पार्ट होता है दोस्तों, उसे क्यूटिकल कहा जाता है, जो कि केराटिन प्रोटीन से बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हेयर्स फॉल की वजह से हो सकते हैं। दोस्तों, साइंटिफिक तरीके से अगर बात किया जाए तो एक बोला जाता है एलोपेशिया एरियाटा। इसका मतलब होता है जिस तरह से हमारी जो इम्यूनिटी होती है शरीर की, इम्यूनिटी हमें करता क्या है कि हमें दूसरे वायरस और बैक्टीरिया से, जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं जो हमारे शरीर के नहीं होते हैं, उनसे हमें फाइट करता है, ताकि हम किसी प्रकार की बीमार ना पड़े। वैसे ही क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ मैकेनिज्म चेंज हो जाते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी जो इम्यून पावर होती है, इम्यूनिटी होती है, वो समझ नहीं पाती कि हमें किसको मारना है। तो वो क्या करते हैं, हमारे जो अच्छी सेल्स होते हैं ना हमारे शरीर के, उसको डैमेज करने लगते हैं। उनमें से क्या होता है कि हमारी ऑटो इम्यून डिजॉर्डर एक तरीके से हो जाता है। इसमें हमारे हेयर्स फॉलिकल्स जो होते हैं उसको ये डैमेज करने लगते हैं, इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से भी हमारे हेयर्स डैमेज होते हैं और हेयर्स फॉल और हेयर्स थिनिंग की प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रैक्शन एलोपेशिया। दोस्तों, यहाँ पे एलोपेशिया का मतलब होता है गंजापन या फिर हेयर्स कम होना हमारे बॉडी में, जो हमारे हेड होता है उसमें या बॉडी में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि स्ट्रेस लाना। जैसे कि हम पतले कंघी वाले, जो पतले दांत वाले कंघी यूज करते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो परेशान होते हैं तो अपने पकड़ कर नोचते हैं। तो उससे क्या होता है कि हेयर्स पे स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से जो सीथ होती है, जो हेयर्स का जो मजबूती से बाइंडिंग होती है हमारे हेयर्स फॉलिकल की, हेयर को पकड़ के जो रखता है, वो निकल जाता है, जिसकी वजह से भी हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम आती है। थर्ड नंबर पे आता है टेलोजन एफ्लूवियम। इसमें क्या होता है कि हमारे जो हेयर्स होते हैं ना, वो कोई मेडिसिन हमें चल रही हो, या फिर हमें किसी प्रकार की डिजीज़ हुई हो, टेम्प्रेरी बेसिस पे हम कुछ मेडिसिन ले रहे हो, या फिर किसी प्रकार की थेराप्यूटिक हमारी चल रही हो, थेरेपी चल रही हो, या रेडिएशन थेरेपी कैंसर की चल रही हो। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो बॉडी है वो, उसमें किसी प्रकार के केमिकल्स वगैरह जाता है, जो बाहर की चीज़ होती है, तो उसमें भी उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। दोस्तों, उस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट भी होता है कि हेयर्स फॉल का। तो इसकी वजह से जो हेयर्स फॉल होता है ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ दिन बाद ये खुद ही ठीक हो जाता है। जैसे कि ट्रीटमेंट वगैरह जैसे ओवर होता है, वैसे ये भी ठीक हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। दोस्तों, बहुत से लोगों ने कहा होगा, आपने सुना भी होगा बहुत सारे वीडियो में, कि DHT यानी कि डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ये बहुत बड़ा रीजन होता है मेल के लिए। इसको मेल बाल्डनेस भी कहा जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है दोस्तों कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, जो नॉर्मली हमारा जो सेक्सुअल एक्टिविटी होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है।
तो इसमें क्या होता है, जो DHT ये फॉर्म करता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन द्वारा फॉर्म किया जाता है DHT यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। इसमें क्या होता है, ये जब हमारी बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ती है तो जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं हेयर्स के साइड में, वो श्रिंक हो जाते हैं, यानी कि वो सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने की वजह से जो स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ मिलती है हेयर्स को मजबूती से पकड़ने की शीथ द्वारा, वो नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत से जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन जैसे कुछ हार्मोन्स का भी प्रयोग करते हैं ताकि उनकी बॉडी स्ट्रेंथ हो, तो उनको भी एक प्रॉब्लम देखी जाती है नॉर्मली DHT की मात्रा बढ़ने से। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि और क्या रीजन हो सकते हैं, और जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम्स हो, या फिर किसी के विटामिन की डेफिशिएंसी हो, जैसे कि बायोटिन की डेफिशिएंसी हो, या फिर किसी को फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, या फिर किसी को आयरन की डेफिशिएंसी हो, B12 की डेफिशिएंसी हो, तो इनकी वजह से भी हमारे हेयर फॉल होते हैं। दोस्तों एक और प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि जिन लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो ठीक नहीं होता, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वो उनका डाइजेशन प्रॉपर तरीके में नहीं होता, तो इसकी वजह से उनको प्रॉपर तरीके में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल की और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से भी हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम अपने हेयर्स को कैसे हेल्दी रखें। दोस्तों वीकली एटलीस्ट 2 बार आपको शैम्पू का यूज करना है हेयर्स को क्लीन करने के लिए, ताकि हमारी जो हेयर्स हो उसमें डस्ट पार्टिकल और सॉल्ट जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होती है थ्रू स्वेट ग्लैंड, जो हमारी जो पसीना होता है उसके थ्रू, तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं जो कि नुकसान करता है हमारे हेयर्स के लिए, रफनेस करता है हमारे हेयर्स को। इसलिए हमें जेंटली शैम्पू का यूज करना चाहिए। और दोस्तों हमें ना किसी भी प्रकार का अलग अलग तरीके का जो ऑयल्स हो जाते हैं, या फिर हेयर्स प्रोडक्ट हो जाते हैं, या फिर सुगंध आने वाले जो जेल्स वगैरह होते हैं जो हेयर्स को स्टाइलिश बनाने के लिए यूज करते हैं, उसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे हेयर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। दोस्तों हमें ना कुछ हमारे शरीर में होते हैं जैसे फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, तो हेयर्स के जो सेल्स होते हैं उसको भी डैमेज करते हैं, फॉलिकल्स को भी डैमेज करते हैं। इसलिए हमें ना एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट इन द सेंस हम मार्केट से जाके डायरेक्टली नहीं खरीद लें एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि इसमें भी डॉक्टर का सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। हम एक तरीके से जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हो, जैसे कुकुम्बर हो गया, खीरा, गाजर, ककड़ी, वाटरमेलन या फिर सिट्रस फ्रूट, इस तरीके का जो खाने वाली जो फ्रूट्स होती है इसको हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। इससे भी हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम को वैनिश करने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों अब हम आयरन की कमी की वजह से भी हेयर फॉल होते हैं, क्योंकि आयरन जो होता है हमारा ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है वो आयरन से बना रहता है। तो वो आयरन की कमी की वजह से भी हेयर फॉल होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा उतना नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से वहाँ पे वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, और उस जो हमारे हेयर्स वाले पार्ट्स हैं, जो पल्प है या बल्ब है या फिर जो वहाँ का हेयर फॉलिकल्स है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए क्या किया जाए, हम पालक खा सकते हैं, आयरन रिच होता है इसलिए हम पालक का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम पालक वगैरह और आयरन रिच फ्रूट्स या फिर आयरन रिच सब्जियां खाते हैं, उस पर भी हमें हेल्प नहीं मिलती। उसके पीछे का रीज़न ये होता है क्योंकि दोस्तों विटामिन सी जो होता है सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, तो लेमन में भी पाया जाता है। तो विटामिन सी हमारी मदद करता है आयरन को एब्जॉर्प्शन में, तो इसलिए विटामिन सी को भी हमें अपने डेली डाइट में लाना चाहिए। और दोस्तों जो पैकेट फूड होते हैं, जो प्रोसेस फूड होते हैं, जैसे कि चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए, इन सारी चीज़ें, ये क्या होता है कि दोस्तों इनमें क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव होता है। जो प्रिजर्वेटिव होता है वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता, वो नुकसान करता है हमें, इसलिए हमें वो भी यूज़ में नहीं लाना चाहिए, हमें वो चीज़ नहीं खाना चाहिए। हमें हेल्दी फूड खाने के लिए हम घर का खाना खा सकते हैं नॉर्मली, और हमें ऑयली चीज़ों से ज़्यादा बचना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट हमारे लिए सही रहता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट वो लोग कराते हैं जिनको मतलब जिनका मॉडलिंग में होता है करियर, या फिर कोई एक्टर्स वगैरह होते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट में नॉर्मली होता क्या है कि जो हमारे हेयर्स होते हैं ना, पीछे के साइड से, जो ऊपर के साइड से जो हमारे हेयर्स होते हैं, उस हेयर्स को क्या करते हैं कि उसको एक नीडल जैसा कुछ एक मशीन सी होती है, नीडल जैसा इक्विपमेंट से उससे ऐसे निकालते हैं, उसको होल करके हमारे स्कल के अंदर से उस हेयर्स के फॉलिकल्स को निकालते हैं, उसको नॉर्मल फॉर्मेलिन में वॉश आउट करते हैं, देन उसको क्या करते हैं एक पैटर्न बनाते हैं, और उस पैटर्न पे वो
दोबारा से जैसे कि धान की रुपाई की जाती है ना, उसी प्रकार से उसे भी रोप दिया जाता है हमारे हेड पे। और फिर उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि इसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी वाले एरिया में अगर गए तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसका उपाय भी है, कुछ लोगों को हेयर्स भी रखना है और ट्रांसप्लांट भी नहीं करना, तो उसके लिए कुछ लोग हेयर्स वीविंग करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हेयर्स वीविंग में क्या होता है कि वो हेयर्स को लेते हैं और जहाँ जहाँ हेयर्स नहीं होता उसको एक ग्लू के माध्यम से वो चिपका देते हैं। और ये महंगा पड़ता है, ये 15 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक ये चल जाता है एक बार वेविंग करवाने के बाद। तो ये रहा हेयर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी प्रकार से मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी पता चल सके हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तब तक के लिए बाय बाय।